गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम एनसीईआरटी जो साइंस में आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका पहला चैप्टर जो है परमाणु मॉडल यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम एलपी का जो है वो मान के चलिए जनवरी में प्रस्तावित होगा। क्योंकि जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 16 जनवरी को खत्म होगा, वैसे आपको नोटिस देखने को मिल ही जाएगा एलपी के लिए, क्योंकि 2025 का फर्स्ट कैलेंडर इसी से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री में पहला देखेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ 2 पार्ट वीडियो बनेंगे आपके। काफ़ी छोटे वीडियो रहेंगे, लेकिन हाँ, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आपके बात किए जाएँगे। एकदम एनसीईआरटी नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाए जाएँगे। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु शब्द किसने सबसे पहले दिया था? तो हम याद रखेंगे डेमोक्रिटस ने। किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। एटॉमिक्स यानी कि परमाणु शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। लेकिन एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था यानी परमाणु सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने। तो याद रखिएगा, परमाणु शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के परमाणु जो थ्योरी है उसके इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको देखिएगा। कई मैटर से मिलकर एटम बना होता है, यानी कई छोटे-छोटे मैटर से मिलकर हमारा क्या बना होता है? एटम बना होता है। यानी मैटर इज मेड अप अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर नोन एज एटम। कोई भी पदार्थ जिन छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इनका ये फर्स्ट था। और इनका सेकंड पॉइंट ये था कि परमाणु वह सबसे छोटा हिस्सा भाग है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये क्या था? इनका लिमिटेशन था। क्योंकि परमाणु तो आगे चल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित हो जाता है। लेकिन जॉन डाल्टन के थ्योरी में ये कहा गया था कि परमाणु वह छोटा हिस्सा या भाग है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही जॉन डाल्टन की क्या है? सिद्धांत का लिमिटेशन था। तो यदि पूछेगा जॉन डाल्टन का लिमिटेशन क्या है सिद्धांत का, तो आप यही बताएंगे कि उनके अनुसार परमाणु का वह छोटा हिस्सा या भाग है परमाणु जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता होगा कि परमाणु जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होता है आगे चल के। ठीक है, उनका तीसरा था कि परमाणु को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये आपको जब आगे पढ़ेंगे संरक्षण का सिद्धांत यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ ये एटॉमिक थ्योरी यूज होगा कि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो रिकॉल करिएगा साथ में कि परमाणु शब्द किसने दिया था? तो याद रखिए डेमोक्रेटस ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इनकी थ्योरी क्या कही कि कुछ पदार्थ जो हैं छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने, जिसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। और दूसरा क्या था? इनका लिमिटेशन था कि परमाणु वह सबसे छोटा हिस्सा या भाग है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये इनका क्या था? लिमिटेशन था। और परमाणु को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है? आगे देखिए। परमाणु किससे बना है हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है? परमाणु में होता क्या है? नाभिक और ऑर्बिट। देखिए, नाभिक में क्या होगा हमारा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और जो इसके किनारे ये सर्कुलर पाथ है इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कक्ष या कक्षा बोलते हैं। न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दोनों के साथ में जोड़ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ में जोड़ क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, सॉरी न्यूक्लियॉन्स। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना किससे होता है? हमारा क्वार्क से। किससे बना होता है? क्वार्क से। क्वार्क की सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? जेलमैन ने। किसने खोज किया था? जेलमैन ने। तो याद रखिएगा, परमाणु में 3 भाग आगे विभाजित कौन-कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एटम में होता क्या हमारा? तो न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना किससे होता है? क्वार्क से। क्वार्क की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जेलमैन ने। देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट नोट भी कर दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ को क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे देखिए। अब आ गया न्यूक्लियस, नाभिक का केंद्र। तो खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कैसे किया? तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसे कहते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया था? नाभिक की खोज किया था। तो नाभिक खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किस प्रयोग से? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से इसने खोज किया था। न्यूक्लियस हमारा बना किसका होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इनके बीच क्या होता है? एक नाभिकीय बल पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्या होता है? एक नाभिकीय बल पाया जाता है। और नाभिक में पाए जाने वाली एनर्जी क्या कहते हैं? नाभिकीय एनर्जी कहते हैं। तो इसको रिकॉल करिए, समराइज कर लीजिए छोटे से फॉर्म में कि नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड
ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम मान लीजिए पूछेगा तो नहीं वैसे, लेकिन याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। और न्यूक्लियस बना किससे, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसमें एक नाभिकीय बल कार्य करता है और नाभिक में जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए रिएक्शन, अभिक्रिया, एक होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे बोलेंगे नाभिकीय अभिक्रिया, एक होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस रिएक्शन में न्यूक्लियस हिस्सा लेता है और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, या तो न्यूक्लियर फिजन होगा, या तो न्यूक्लियन फिजन, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें उदासीकरण, डिस्प्लेसमेंट, आपका कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, जिसमें कि एक नया यौगिक बनता है। आगे देखिएगा, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज का ऑर्डर क्या होता है या त्रिज्या कह लीजिए तो क्या होगा, ये होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 मीटर को हम क्या कहते हैं, 1 फर्मी, क्या कहते हैं, 1 फर्मी। यानी परमाणु की सॉरी नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या होता है, तो होता है आपका 10⁻⁻15 या उसे बोलते हैं 1 फर्मी। तो नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या होगा, या नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, तो फर्मी में। एक फर्मी बराबर कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। अब आया बात देखिए ऑर्बिट या सेल, ठीक है। जो सर्कुलर पाथ हमने बताया कि न्यूक्लियस के जो बाहर जो सर्कुलर पाथ है आपका, ये क्या है आपका ऑर्बिट है। ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें आया बात कि इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑर्बिट में, फॉर्मूला होता है 2n²। 2n², एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्षों की संख्या, जो सर्कुलर पाथ है उनकी संख्या। लेकिन n² जो पूछ दे एग्जाम में कि n² क्या है, तो n² कहेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए ऑर्बिट होता है 2D मॉडल में, ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स होता है आपका ये होता है 3D मॉडल में। तो अभी हम बात करें सिर्फ 2D मॉडल का, तो जो n है वो क्या है आपका कक्षों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, n² क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षों की संख्या, ठीक है। फार्मूला क्या हो गया आपका, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने का 2n²। अब n क्या है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें देखिए KLMN, जो ये आपका ऑर्बिट होता है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये ऐसे हो गया। तो यहाँ शुरू करेंगे KLMNO, ये अब क्या है सर्कुलर पाथ आपके। तो K में कितने मैक्सिमम, देखिए K में 1, L में 2, L में सॉरी M में 3, N में 4, O में 5। ये तो वैसे क्रम हो गया इसका। लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कक्षकों की संख्या क्या है, K में 1, तो आपका फार्मूला होता है 2n²। तो जब 2 मल्टीप्लाई, अब एन की जगह क्या रखेंगे, कक्षक संख्या कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 2 1 कम 2, यानी कितना आ गया आपका K में 2। इसी हिसाब से आप L में जब करेंगे तो n का मान कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही आप निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे आपका M में 18, N में 32 और O में 50 हो जाएगा। देखिए जो 2D मॉडल में होता है ऑर्बिट कहते हैं और 3D मॉडल में क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। तो इसमें बस मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये याद रखना आपको कि नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिट जो सेल होते हैं कितना होता है हमारा, वो 2n² से फुलफिल किए जाते हैं। यानी K में मैक्सिमम कितना होगा 2, L में कितना होगा 8, M में कितना होगा 18, O में कितना सॉरी N में कितना होगा 32, O में कितना होगा 50। आगे चलिए, अब देखिए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम यानी परमाणु त्रिज्या। हमने बताया था आपको नाभिक की त्रिज्या क्रम क्या था, 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1 फर्मी। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एटम यानी परमाणु की त्रिज्या क्रम, ये क्या होगा आपका 10⁻10 मीटर, यानी कि आपका क्या होता है 10⁻10 मीटर मतलब क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है परमाणु त्रिज्या क्रम है। अब एक रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कितना गुना अधिक होता है। तो याद रखिएगा 10⁻15 टाइम्स, कितना 10⁻15 टाइम्स, या हिंदी में याद रखिएगा सॉरी हिंदी में याद रखिएगा 10⁻15 टाइम्स अधिक होता है। तो देखिए रिलेशन हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल 10⁻15 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो वॉल्यूम का न्यूक्लियस है उससे 10⁻15 गुना कौन बड़ा होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम। कौन बड़ा होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। देखिए H जो हमारा क्या है, ये हमारा एटम है, H2 क्या हमारा मॉलिक्यूल्स है। यानी एटम के मिलने से क्या होता है, अणु बनते हैं, यानी परमाणुओं के मिलने से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। जो हमारा एटम होता है ये क्या अनस्टेबल अस्थाई होता है, और लेकिन जो H2 हमारा जो कि क्या है मॉलिक्यूल्स है, ये क्या होगा अस्थाई होगा, ये क्या होगा अस्थाई होगा। तो एटम डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाइल मॉलिक्यूल्स हैव, कहने का ये मतलब है कि जो हमारे एटम होते हैं ये
अवस्था में अनस्टेबल होते हैं, जबकि हमारे अणु क्या होते हैं, ये अवस्था में स्टेबल होते हैं। परमाणु का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि अणुओं का खुद का अस्तित्व होता है। तो बस ये बात याद रखिएगा कि जो एटम हमारा है वो अनस्टेबल है, जैसे कि H और H2 की बात करता हूँ तो H2 क्या हमारा 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एटम है, ये सॉरी मॉलिक्यूल्स है H2, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। बस इस लाइन का इतना ही मतलब था। आगे चलिए। मॉलिक्यूल शब्द किसने दिया था? मॉलिक्यूल शब्द सबसे पहले दिया था अगाद्रोज ने। किसने दिया था? अगाद्रोज ने। याद रखिएगा कि अणु शब्द की बात करें, अणु टर्म की बात करें, यानी कि मॉलिक्यूल्स टर्म की बात करें, सबसे पहले कौन दिया था? अगाद्रोज ने दिया था। कौन दिया था? अगाद्रोज ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखिए बताया था एटॉमिक थ्योरी में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है। किसने दिया था एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन ने। मैंने बताया था ना कि आगे ये काम आएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी निश्चित अनुपात का नियम। कौन सा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम। यह भी आपका किसने, यह भी आपका चलेगा एटॉमिक थ्योरी पे। एटॉमिक थ्योरी दिया किसने था? जॉन डाल्टन ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? एंटोनियो लेवोसियर ने। किसने दिया था? एंटोनियो लेवोसियर ने। किसने दिया था? एंटोनियो लेवोसियर ने। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, एंटोनियो लेवोसियर ने। अब ये आधारित किस सिद्धांत पे? देखिए खोज किसने किया था? एंटोनियो लेवोसियर ने दिया, लेकिन आधारित किस पे? तो ये जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पर। किस पे? जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पर। और लेकिन दिया किसने था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत? एंटोनियो लेवोसियर ने। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है क्या। देखिए मान लीजिए आपका रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक, ए और बी है, ठीक है, ए और बी, और बना हमारा प्रोडक्ट क्या? सी और डी। तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, यानी जो मास ऑफ ए और एंड बी है, वो मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सी और डी के बराबर होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि यदि यहाँ पे 5 kg हमारा ए था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और 5 kg हमारा बी था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा 5 5 10, यानी हमारा इधर कितना बनेगा प्रोडक्ट? वो हमारा बनेगा 10 kg। तो वही कह रहा मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी मास जो है अभिकारक का, वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट का, जो आपका रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और केमिस्ट्री ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? एंटोनियो लेवासियर ने। किस सिद्धांत पर आधारित था? तो जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पर। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पर। चलिए आगे देखिए, दिया किसने था? एंटोनियो लेवासियर ने। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम। किसने दिया था? जे एल प्रोस्ट ने। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यानी निश्चित अनुपात सिद्धांत, ये भी देखिए इस पे आधारित किस पे है? तो ये जॉन डाल्टन के थ्योरी पर, लेकिन दिया किसने था? तो कहेंगे जे एल प्रोस्ट। निश्चित अनुपात का नियम दिया था जे एल प्रोस्ट ने। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ कंपोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम दिया किसने था? जे एल प्रोस्ट ने। ठीक है। अब देखिए H2O क्या हमारा कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। दिया किसने था? ये जे एल प्रोस्ट ने बताया था अनुपात का नियम। अब देखिए H2O मतलब जब भी रहेगा, तो ये तो ये सबको याद है कि 1:8 में होता है, लेकिन कैसे? अब देखिए H जो है, H का परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे है कितने? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का सिर्फ मात्र 1 एटम है, लेकिन इसका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता कितना है? 16। तो इसको हम बनाएंगे रेशियो, तो बन जाएगा 2:16, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कि बन गया रेशियो कितना आपका? 1:8। कितना बन गया? 1:8। ऐसे जब CO2 का देखेंगे तो सी का एटम कितना? 1, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कहेंगे सर होता है इसका 12। कितना होता है? 12। और O का कितना होता है? 16 होता है, 2 है, यानी कितने हो जाएंगे? 32। यानी हम 12 और 32 का क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा। अब काट लीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा 3 बार में, और ये आपका हो जाएगा 8 बार में। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? 3 और 8 का रेशियो बन गया, यानी इसी कंपोजिशन में ये मिलेंगे। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये 3:8 के रेशियो मिलेंगे, और जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो किस रेशियो मिलेंगे? 1:8 के रेशियो मिलेंगे। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी निश्चित अनुपात का नियम, जिसने दिया कितना था? जे एल प्रोस्ट ने। किसने दिया था? जे एल प्रोस्ट ने। आगे देखिएगा, देखिए आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, यानी परमाणुओं को दर्शाते कैसे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सिंबल किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या क्या फर्स्ट सिंबल दिया था, जिसने सिंबल आपको कुछ इस हिसाब से बना के दिया गया था। जो ये सिंबल है फास्फोरस का, और ये जो सिंबल था हाइड्रोजन का। एक बार ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हाइड्रोजन वाला सिंबल पूछा गया था सिंबल देके। ठीक है।
जॉन डाल्टन। लेकिन हम जो मॉडर्न सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कि फास्फोरस का हम क्या जानते हैं, पी, ये क्या है, मॉडर्न सिंबल है। ये दिया किसने था, ये दिया था जे बर्जीलियस ने। किसने दिया था, जे बर्जीलियस ने। और जे बर्जीलियस ने जो मॉडर्न सिंबल बनाने के मतलब का तरीका है किस पे, लैटिन भाषा पे। यानी जो भी हमारा एटम है, परमाणु है, ठीक है, और उसको उन्होंने क्या किया है, मतलब उसके लैटिन नाम पे उसका पहला लेटर दे दिया है। जैसे देखिए आगे, जितना है उतना काफ़ी है आपका, ठीक है, ये इसको इतना याद रखिएगा। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम को वैसे आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था, पी, ठीक है, लेकिन पोटेशियम को हम जो सिंबल लेते हैं वो के लेते हैं, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में कहा जाता है कैलियम, पोटेशियम कहा जाता है कैलियम। वैसे ही सोडियम को Na लिखते हैं, क्योंकि लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। मरकरी Hg है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनियम कहते हैं। सिल्वर Ag, जिसको हम अर्जेंटेनम कहते हैं। गोल्ड Au, जिसे क्या कहते हैं, ओरम कहते हैं। टंगस्टन को क्या वल्फॉर्म कहते हैं, इसलिए W दिखाते हैं। लेड को हम प्लम्बम कहते हैं, इसलिए हम इसे पीबीस दिखाते हैं। टिन को हम स्टेनम कहते हैं, इसलिए एसन से दिखाते हैं। और आयरन को हम फेरम कहते हैं, इसी से हम Fe से दिखाते हैं। यानी लैटिन नाम से ही क्या है आपका मॉडर्न सिंबल दिया कितने था आपका, ये जे वर्जिलियस जी ने। अब देखिए आगे, देखिए जो ये पोटेशियम आपको दिखाया गया, ठीक है, जो इसके नीचे ये जेड लिखा है, ये क्या होता है आपका परमाणु संख्या, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। और जो ऊपर होता है ये होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास। और नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो ये आपको 1 से लेके कम से कम 20 तक के सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद रखने होंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें मोलर द्रव्यमान भी निकालना होता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको 20 तक तो याद रखने ही होंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, देखिए आपका मॉलिक्यूल्स हो गया आपका, मान लीजिए पोटेशियम ले लेते हैं हम, ठीक है। पोटेशियम में कितना होता है, पोटेशियम का 19 होता है, याद रखिएगा, पोटेशियम का 19 होता है। जेड से दिखाते हैं परमाणु क्रमांक को, जो इसके नीचे लेफ्ट साइड में लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। ये क्या हमारा परमाणु क्रमांक। और जो अपर साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में ए दिखाते हैं एटॉमिक मास को, यानी परमाणु द्रव्यमान को। जेड दिखाते हैं परमाणु क्रमांक को, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए 1 से लेकर 20 तक के जो मॉलिक्यूल्स आपके हैं, पूरे एटम एलिमेंट है, एलिमेंट देख लीजिए अब। हाइड्रोजन सिंबल H, एटॉमिक मास 1। तो आप याद कर लीजिएगा, देखिए हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसके ये भी याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 एटॉमिक मास, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बी, बोरान का 11, कार्बन C 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19। अब देखिए 10वां क्या आपका, 10वां हो गया आपका नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आप क्या होगा, याद रखिएगा। और जो एटॉमिक मास होता है वो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब ये सारे चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी है, देख लीजिए ये कैसे। देखिए जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर यदि इवन है, ठीक है, तो वो 2 के मल्टीपल में याद रखिएगा, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई करेगा इवन में। जैसे कि अब देखिए आपका, हम यही लेते हैं एग्जाम्पल में नियान। जो नियान है आपका, ये क्या था, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 10। ये क्या है, और इवन है, यानी तो इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 10 दूनी 20, नियान का 20 हो गया। और यदि ऑड है, ऑड में हम किसको ले लेते हैं, सोडियम को। ऑड मतलब 11 है आपका परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना है, ऑड है, यानी कि 2 का गुणा होगा, ऐसे देखिए 2 का गुणा +1, यानी 11 दूनी 22 से 23, तो यानी सोडियम में कितना होता है, 23 होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, जिसमें से आपका आता है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन। क्योंकि देखिए क्लोरीन का होता कितना है, 17। तो ये तो क्या है, ऑड है, आप कहेंगे 17 दूनी 34, एक 35, लेकिन 35 नहीं होता, इसका 35.5 होता है। आर्गन का होता है 18, लेकिन 18 का ये होता है, ऐसे होना चाहिए 36, लेकिन होता है 40। तो अपवाद है, इस अपवाद को आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे देखिए अपवाद मैंने टिक किया है, देखिए हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। अब कहेंगे कि हमने बताया था कि जो ऑड होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई +1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। बेरिलियम सम है, सम को बताया था डायरेक्ट 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 होना चाहिए था, लेकिन 9 है, तो ये याद रखिएगा। नाइट्रोजन देखिए 7, ऑड है, तो 7 दूनी 14, 15 होना चाहिए था, लेकिन आपको याद रखना है 7 का कितना होगा, 14 नाइट्रोजन का होगा। 4 है, आपको 4 याद रखिएगा बस, ठीक है। और 2 तो मैंने बता दिया। क्लोरीन का 17, 17 दूनी 34, 35 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 30.5 याद रखिएगा। आर्गन का होता है 18, 40। इसको क्या करेगा आप, याद रखिएगा। आगे मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो H2O का हम मोलर मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो H2O, H है कितना,
H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2, याद रखिएगा। और ये देखिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1, और है कितना इसमें 16 परमाणु द्रव्यमान, तो कितना हो गया 2 + 16 यानी कितना हो गया आपका 18। ठीक है। अब देखिए HCl का, H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है लिखिएगा 1। अब देखिए मैंने क्लोरीन का कितना बताया था 35.5, लेकिन अब कोई आधा द्रव्यमान हम उसमें नहीं कंडीशन करेंगे, हम इसे कंडीशन कर लेंगे कितना 35। ठीक है, तो हो कितना जाएगा 36, और से होता कितना है क्लोरीन का 30.5.6। अब H2SO4 का निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों का सेम होता है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे बात सल्फर का, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32। ठीक, और ओ का होता है कितना 16, लेकिन इसमें 4 मॉलिक्यूल्स यानी 16 चौक 64। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान ऐड करते हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान सिंगल सिंगल एलिमेंट का ले लीजिए, और जितना दिया है 2 बार दिया है, जैसे H2 होता कितना 1 होता है, लेकिन 2 बार दिया है तो H2 को हम 2 ले लेंगे। अब देखिए O4 को हमने 64 कैसे लिया, समझ लीजिएगा इसको। O का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना है, सिंगल O का बात करें हम, होता है 16, और इसमें कितने एलिमेंट है 4 है, यानी 4 है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना हो जाएगा 64। ऐसे निकालते हैं आपका आणविक द्रव्यमान, या कहिए तो मोलर द्रव्यमान। आपको एलिमेंट याद रखना होगा 1 से लेकर 20 तक, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, आप इसको कर लोगे। एग्जाम्पल है। अब चलिए एक देख लीजिए कि हम एटम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कैसे काउंट करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया H2O, हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया आपका, चलिए C6H12O6। अब इसमें आपको हम बताएंगे कैसे काउंट करते हैं। देखिए ये 2 है ना, तो इसको 2 काउंट करेंगे, 2 1 3, और देखिए इसको काउंट करेंगे कितने हैं 6, 12 6 18, 18 6 24। जैसे HCl की बात करें तो 1 H 1 Cl यानी 2, और यहाँ देखिए H2SO4 यानी 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, यानी कितना हो गया 2 1 3 3 1 4, नहीं सॉरी 2 1 3 3 4 7, यानी जितने बस उसमें सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मतलब एलिमेंट दिए हुए हैं, उनको क्या कर लीजिए आप ऐड कर लीजिए। जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना अधिक होगा वो उतना हैवीएस्ट होगा। तो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना बताए हैं, कार्बन, अब देखिए CO2 का कैसे निकालेंगे, मतलब वही बताया है, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना अधिक होगा वो उतना ही हैवीएस्ट होगा। अरे जैसे आपका, जैसे दो लोग खड़े हैं, इसमें जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, वेट सबसे ज़्यादा होगा, वो क्या होगा सबसे हैवी होगा। तो बस वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये, कि जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे अधिक होगा वो क्या होगा, हमारा एलिमेंट सबसे हैवीएस्ट होगा, यानी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हमारा यौगिक जो बना है क्या होगा, हमारा सबसे हैवीएस्ट होगा। तो CO2 एक बार देखिए निकालने का तरीका, कार्बन का यहाँ पे कितने परमाणु, 1 परमाणु है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कितना कार्बन का होता है सर 12। ठीक है, अब देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं O के 2, अब मल्टीप्लाई करिए किससे, O का होता कितना है इंडिविजुअल, यानी O का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो कितना हो गया आपका ये 12 + 16 दूनी 32। अच्छा आप इसको ऐड करोगे तो होगा 12 32 कितना होता है आपका 44, और इसका मात्रा क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का, याद रखिए ग्राम पर मोल। ऐसे ही सबको निकाल के देखिएगा, जिसका भी परमाणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास अधिक आएगा वो आपका क्या होगा, सबसे हैवीएस्ट क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर लीजिएगा इसको। देखिए हमने बताया था कि जो एक्स मान लेते हैं कोई हमारा एलिमेंट है, जिसके नीचे क्या होता है जेड जो होता है एटॉमिक नंबर को दिखाता है, किसको दिखाता है परमाणु क्रमांक को दिखाता है, और जो ए होता है हमारा किसको दिखाता है परमाणु भार को या द्रव्यमान संख्या को। ठीक, अब देखिए जो आवेश की बात करते हैं हम चार्ज, ये तो समझ आ गया ना कि जेड को दिखाते हैं किससे हम एटॉमिक नंबर से, ए को दिखाते हैं किससे हम एटॉमिक मास से। अब आगे आवेश, आवेश क्या होता है हमारा, देखिए प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव, और यदि इलेक्ट्रॉन ये दिया ऐसे करके तो क्या होगा हमारा निगेटिव, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया हुआ है 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हुआ है 13, यानी कि 13 दिया है। अब हम नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रोटॉन को लेते हैं किसमें पॉजिटिव, यानी कि 10 को क्या ले लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि +10, फिर प्लस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को लेना किसमें निगेटिव में, -13, तो आ कितना गया आपका -3, यानी इस पे आवेश कितना होगा -3 होगा। वैसे ही देखिए अब हमने दे दिया आपको P कितना है 15, इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 17। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको ले लेंगे 15 प्लस का प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस का 17,
तो 15 माइनस 17 कितना, माइनस का 2, यानी इसमें चार्ज कितना होगा, माइनस का 2। आगे चलिए, अब देखिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम क्या बताया था आपको, जेड, जो सबसे नीचे, मान लीजिए कोई एक्स मॉलिक्यूल्स एलिमेंट हो गया, तो जो जेड लिखते हैं क्या, आपका परमाणु द्रव्यमान। तो याद रखिएगा, यदि कोई न्यूट्रल उदासीन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है, तो उस पर जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा, देखिए तो क्या बताया था, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसके नीचे जो हम जेड लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसको, परमाणु क्रमांक। अब देखिए कैसे, मैंने बताया कि यदि उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है, जैसे देखिए 11 एन है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या बोले हम, जो जेड होगा वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी हमारा जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। अब देखिए इसमें कितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, 11। ठीक है, कोई इस पर चार्ज नहीं है, तो उसने क्या होंगे, उतने ही इसमें आपका क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी होगी। ठीक है, अब देखिए 11 सोडियम के ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए उसमें प्रोटॉनिक संख्या तो कितना होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो आपका दिया है परमाणु क्रमांक, उसके बराबर होगा 11। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यदि एक पॉजिटिव दिया है ना, तो इस जेड में से जितना पॉजिटिव दिया उतना घटा देंगे, यानी 11 कितने पॉजिटिव दिए हैं, एक, यानी -1, यानी कितना हो जाएगा, 10। यह क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, अब देखिए, और यदि ये पॉजिटिव दिया है तो घटाएंगे, और यदि ये निगेटिव दिया है तो जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉनों की संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें कितने नेगेटिव हैं, 2। अब पूछा कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे 8। मैंने क्या होता था, पॉजिटिव हो तो उतना घटा दो और निगेटिव तो उतना जोड़ दो, यानी -2, यानी यहाँ पर हो जाएगा +2, यानी कितना हो गया, 10। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए इन्हें क्या कहते हैं, जिनके दो मतलब दो अलग अलग परमाणुओं के यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं हम, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए 11 जो एन है हमारा, पे पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका सॉरी ऑक्सीजन है 2 माइनस, इनके क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इसको क्या कहेंगे हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो ऐसे दो अलग अलग परमाणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब देखिए एटॉमिक मास, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे हैं। अब देखिए मैंने कैसे बताया था आपको, ये एक्स हो गया, जेड हो गया, हमारा ए हो गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉनों परमाणु क्रमांक बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखिए, जैसे हमने ले लिया सोडियम को, तो सोडियम का होता कितना है, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। क्या है, ऑड है, तो 11 दूनी 22 एक 23, यानी कितना परमाणु द्रव्यमान हो गया, 23 होगा। तो अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जेड के, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ऊपर वाले का एटॉमिक मास कहते हैं, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें पूछता क्या है, और जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जेड, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ए बरा एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास कितना दिया है, 23, लिखेंगे 23। और प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, 11, और प्लस एन। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितना आ गया, 12। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि ऊपर जो हमारा होता है एटॉमिक मास होता है, नीचे हमारा परमाणु क्रमांक होता है। इन दोनों को घटा देने पे क्या आता है, हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यदि इस पर कोई चार्ज नहीं दिया है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें कितना होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यदि इस पर कोई चार्ज दिया है तो आप इसमें जेड में क्या करेंगे, इस जेड से प्लस में दिया है तो आप उसको प्लस चार्ज दिया है तो माइनस कर लेंगे, निगेटिव चार्ज दिया है तो ऐड कर देंगे, उतना हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यदि आपके लेकिन यदि आपके पॉजिटिव चार्ज नहीं, मतलब कोई चार्ज नहीं दिया, न्यूट्रल दिया हुआ है, तो जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका आर्गन का दिया 18 40। ठीक है, आर्गन अपवाद था, बताया था ना, सम संख्या में डायरेक्ट 2 का गुणा करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, 18 दूनी 36 होगा, लेकिन 40 दिया तो ये अपवाद, इसको याद रखिएगा। याद करने के तरीके हैं, मतलब कोई नियम नहीं है बेसिकली कि एनसीईआरटी में रूल दिया याद करने का। याद करने का अपने हिसाब से बनाया गया, मतलब वो है। ठीक है, ये हो गया आपका 18 दूनी 40, मतलब याद रखिएगा आर्गन का। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जेड का मान, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो गया। और हमारा ए का मान कितना दिया है, 40 दिया है, तो ए में से जेड घटा दे हम तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। अरे यार 40 में से
हम 18 घटा दें कितना आएगा, 22 आएगा। हमने बताया था कि जब ए में से जेड को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी, ठीक। और इस पे देखिए, इस पे कोई चार्ज नहीं है यानी उदासीन है। तो जब उदासीन होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि P 18 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा। यदि यही कोई चार्ज दिया होता, मान लीजिए हम एक चार्ज मान लीजिए +1 दिया होता, तो 18 में से एक हम कम करते 17, माइनस दिया होता तो 18 में एक ऐड करते, यानी प्लस देने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन में से घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा, और माइनस दिया चार्ज है तो प्रोटॉन में एक जोड़ देंगे, ठीक है। जितना मतलब निगेटिव चार्ज दिया रहेगा जोड़ देंगे, वो भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ नोट है, नोट देख लीजिए। परमाणु भार क्या होगा, हमेशा परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होगा, लेकिन इसका एक अपवाद है। इसे देखिए, कैल्शियम का हमने बताया परमाणु क्रमांक 20, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास को कितना होता है, 40। तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से बड़ा होगा। लेकिन इसका अपवाद हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका परमाणु भार 1 और परमाणु द्रव्यमान 1, तो परमाणु संख्या 1, क्रमांक 1। तो हाइड्रोजन क्या आपका अपवाद है इस नियम का, ठीक है। और रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर। याद रखिएगा, रासायनिक जो इसका करैक्टर होता है, रासायनिक बिहेवियर होता है किसी एलिमेंट का, किस पे निर्भर करता है, उसके परमाणु क्रमांक पर। किसने कहा था, ये कहा था हेनरी मोजले ने। किसने कहा था, हेनरी मोजले ने। किसने कहा था, हेनरी मोजले ने। यानी जब जेड पे वो निर्भर कर रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, एलिमेंट का परमाणु क्रमांक पे निर्भर कर रहा है, तो हमारा रासायनिक व्यवहार डिपेंड्स किस पे कर रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर पे। किस पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर पे। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कब बराबर होते हैं, जब एलिमेंट दिया हुआ एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी हमारा रासायनिक व्यवहार जो है उस पर किस पे डिपेंड करता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या बताता है, जेड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हुआ होगा। अब आपका ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरी क्लास एक आएगी, इसमें आपको सारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चलिए, थैंक यू।